বলে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে মানুষ হয়ে পড়েছিল ধর্মবিমুখ। তখন ঋষিদের আহ্বানে নাকি ভগবান শিব মর্তে জন্ম নিয়েছিলেন আদি শঙ্করাচার্য রূপে। আদি শঙ্করাচার্য ধর্মের পুনঃস্থাপনের জন্য দেবভূমে এসে কল্পবৃক্ষ তলে তপস্যা করেন। সিদ্ধিলাভ করে তিনি মানবজাতির জন্য লিখে গিয়েছিলেন মনীষ পঞ্চকাম, বিবেক চূড়ামণি, সমবেদান্ত সিদ্ধান্তের মতো গ্রন্থ। তিনি অদ্বৈত তত্ত্বের স্রষ্টা। আদি শঙ্করাচার্য তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের 5 বছর কাটিয়েছিলেন যোশীমঠে। তৈরি করেছিলেন জ্যোতির্মঠ। ভারতীয় সনাতন ধর্মের অক্ষ এই জ্যোতির্মঠ। যোশীমঠের বিপদের দিনে এই বিপদের প্রতিকার এবং বাসিন্দাদের ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন জ্যোতিষপীঠের 46তম শঙ্করাচার্য অভিমুক্তেশ্বকানন্দ সরস্বতী। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি DOY চন্দ্রচূড় বিষয়টি উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টে পাঠান। যোশীমঠের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে কলকাতা টিভির ক্যামেরাকেই বেছে নিলেন যোশীমঠের মুকুন্দানন্দ মহারাজ। আদি শঙ্করাচার্য তৈরি ধর্মশহর যোশীমঠ এখন যে প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে। এখানকার বাসিন্দাদের প্রশ্ন, তারা পুনর্বাসন পাবে কি, তারা তাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে পারবে কি, সরকারের ভাবনা যোশীমঠকে কিভাবে বাঁচাবে, এবং এখানে আগত তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ভাবনা যে এই যোশীমঠের যে মূল ধার্মিক মাহাত্ম্য তাকে তারা কি হারিয়ে ফেলবে। শঙ্করাচার্য মঠে এই মুহূর্তে আমি বসে রয়েছি, আমার সঙ্গে মঠের মহারাজ স্বামী মুকুন্দানন্দ মহারাজ তিনি রয়েছেন। যোশীমঠের ধার্মিক দিকটা একটু আলোচনা করা দরকার, কারণ এই জায়গার সঙ্গে মানুষের ভাবাবেগ যুক্ত হয়ে রয়েছে। কথিত আছে 4 ধাম যাত্রা শুরুর আগে এই যোশীমঠ একদম শেষ ঘাঁটি, যেখানে দর্শন করেই তারপর 4 ধাম যাত্রা শুরু হয়। যোশীমঠ যদি ভবিষ্যতে হারিয়ে যায় তাহলে সেই যাত্রা প্রকল্পের কি হবে। মানুষের ভাবাবেগ, বিশেষত এখানে আগত যে পুণ্যার্থীরা আসেন তারা এই মঠ এবং নরসিংহ মন্দির অবশ্যই দর্শন করে থাকেন। তাহলে তাদের জন্য কি ভাবনা চিন্তা বা কি পৌরাণিক ব্যাখ্যা রয়েছে তার মুখ থেকে একবার শুনবো। जोशीमठ जिसको आज हम लोग जानते हैं वो असल में ज्योतिर्मठ है, और ज्योतिर्मठ का जो आज का स्वरूप हमको दिखाई पड़ता है, इसकी शुरुआत लगभग 2500 वर्ष पहले, वैसे तो ये हिमालय अनादिकाल से, जब से हमारी सृष्टि की शुरुआत हुई तब से ही है ये हिमालय। और हिमालय को ये कहा जाता है कि वो भगवान शिव का निवास स्थान है, शक्ति का निवास स्थान है। तो यहाँ पर भगवान शिव और भगवती पार्वती के मंदिर, उनके जीवन से संबंधित लीलाओं का स्थल आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। 2500 वर्ष पहले भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज का अवतार हुआ। कहते हैं कि हमारे यहाँ 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अलग अलग युग में अलग अलग जगत गुरु होते हैं। कृते विश्वगुरु ब्रह्मा, सतयुग में ब्रह्मा जी जगत गुरु थे, त्रेता में वशिष्ठ जी जगत गुरु थे, और द्वापर में व्यास जी जगत गुरु थे, और कलयुग में शंकराचार्य जी जगत गुरु के रूप में अवतार धारण किया। केरल में उनका जन्म हुआ, और जब वो मात्र 11 वर्ष के थे तब वो ज्योतिर्मठ आ गए। वैसे शंकराचार्य जी का पूर्ण काल मात्र 32 वर्ष का था, जिसमें से 5 वर्ष जो शंकराचार्य जी कुछ देर के लिए ही किसी के यहाँ जाते थे, वो शंकराचार्य जी हिमालय के इस क्षेत्र को और जोशीमठ को उन्होंने 5 वर्ष का समय दिया। 5 वर्ष यहाँ रहे। यहाँ पर अमर कल्प वृक्ष है। आपने कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा। वृक्ष तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कल्प वृक्ष के विषय में ये कहा जाता है कि कल्प वृक्ष का ये वैशिष्ट्य है कि उसके नीचे बैठ करके जिस तरह की कल्पनाएं हम करते हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि कल्प वृक्ष इस मृत्युलोक में है ही नहीं, कल्प वृक्ष देवताओं का वृक्ष है। तो 5000 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष इस ज्योतिर्मठ में स्थित है, जिसके नीचे भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज जब बैठे, जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं कि उनको आत्म ज्योति के दर्शन हुए। और वहीं पर उन्होंने ज्योतिरीश्वर महादेव की स्थापना की, उनकी पूजा की। तब से लेकर आज तक वो क्रम चलता आया है। इसके अलावा भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज के अद्वैत वेदांत को पूरा विश्व आज मानता है। पूरा विश्व उस दर्शन को मान के अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। साथ ही ज्योतिर्मठ का एक वैशिष्ट्य ये भी है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जीवन में व्यक्ति ये कोशिश करता है कि 4 धाम कम से कम एक बार बद्रीनाथ तो आ ही जाए।
तो बद्रीनाथ यदि किसी को आना होगा तो बद्रीनाथ जी यात्रा का क्रम ये है कि 6 महीने तो भगवान का दर्शन बद्रीनाथ धाम में होता है, बाकी 6 महीने भगवान का दर्शन ज्योतिर्मठ के नृसिंह मंदिर परिसर में नृसिंह के रूप में होता है। तो वो नृसिंह मंदिर भी यहीं है, अमरकल्प वृक्ष यहाँ है, शंकराचार्य जी का ये मठ यहाँ है, और सनातनी परंपरा का ये जो जोशी मठ है ये मात्र 25,000 लोगों के निवास का एक स्थान नहीं है, ये एक कस्बा मात्र नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ये ज्योतिर्मठ समस्त उत्तर विश्व का, उत्तर भारत ही नहीं, आज का भारत तो एक मतलब उसकी सीमाएं तो संकुचित हो गई, बहुत सारे देश अलग हो चुके किसी किसी राजनीतिक कारणों से। तो जो जिस समय शंकराचार्य जी का काल था उस समय चक्रवर्ती सम्राट होते थे इस देश में। तो समस्त उत्तर विश्व की धार्मिक राजधानी है ये ज्योतिर्मठ, जहाँ से परंपरा से लेके 2500 वर्षों से लेके आज तक धर्म के विषय में किसी को कोई जानकारी यदि चाहिए उत्तर विश्व की, तो कहते हैं कि ज्योतिर्मठ की तरफ लोग देखते थे। और ज्योतिर्मठ के आचार्य जिस तरह का मार्गदर्शन, जिस तरह का आदेश सनातनी जनता को देते थे, उसी तरह का परिपालन समस्त उत्तर विश्व के लोग करते थे। तो ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है ये ज्योतिर्मठ। जब से यहाँ पे आबादी बढ़ने लगी, 2011 साल के जो सेंसस रिपोर्ट में हिसाब से 16,500 के ऐसे करीब थे, तो क्या ऐसी स्थिति आ पड़ी कि धार्मिक जैसे राजधानी आप बोल रहे हैं तो उसके लिए इतना होटल, क्योंकि साइंटिस्ट जो बताते थे कि यहाँ पे भारी मात्रा में डेवलपमेंट अगर होगी तो जोशीमठ कभी ना कभी गिर सकता है, तो ऐसी क्या स्थिति आई कि इस शहर को आज ये दिन देखना पड़ रहा है? देखिए, ये जो जोशीमठ का ये जो पर्वत है जिस पर हम लोग निवास कर रहे हैं, इस पर्वत के विषय में बहुत सारे अलग अलग विशेषज्ञों ने शोध करके ये बताया है कि यहाँ की जो पहाड़ है वो ग्लेशियर के ऊपर बसा हुआ शहर है। तो इस पर बहुत पक्का कंस्ट्रक्शन, बहुत भारी वजन की चीज़ें नहीं बनाई जानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आ चुके हैं। सबसे प्रकाश में जो रिपोर्ट है, मिश्रा जी जो गढ़वाल के कमिश्नर थे, उन्होंने सन 76 में एक रिपोर्ट दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि पक्के हैवी कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या है हम लोगों की, कि हम इतने अधिक आधुनिकतम बनने की चाह में पड़ गए कि हमने हिमालय के महत्व को नहीं समझा। यदि हम हिमालय के महत्व को समझते तो हिमालय की सुरक्षा के अनुसार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते। हमने हिमालय के महत्व, हमने तो इस हिमालय को, इस जोशीमठ को मात्र पिकनिक स्पॉट समझ के रखा है कि बड़े बड़े होटल बन जाएं, उसमें जो होटल में निवास करने के लिए लोग आते हैं उस तरह की सारी व्यवस्थाएं रहें। धार्मिक दृष्टिकोण अपना करके जब तक जोशीमठ या इस देश में लोग रहते थे तब तक इस तरह की समस्याएं कम होती थी। जब से हमारा दृष्टिकोण धार्मिक से बदल करके इस तरह का हो गया, हाँ मतलब हमारा व्यवहार ऐसा हो गया। देखिए, दो शब्द हैं, एक तीर्थ और एक पर्यटन, तीर्थ यात्रा और पर्यटन। पहले जो भारत के लोग थे वो तीर्थ यात्री थे, तीर्थ यात्रा करते थे, तीर्थ में जाकर के कष्ट सहते थे, तो समझते थे कि हाँ हमारे जो कुछ पाप हैं तीर्थ में आके हमने यदि कष्ट सह लिया है तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब जो हैं नाम तीर्थ यात्री का होता है लेकिन वो पर्यटक होते हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं चाहिए। तो सारी सुख सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए सुख सुविधाएं डेवलप की जाती हैं, और सुख सुविधाएं जिसके लिए डेवलप की जाती हैं उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए प्रकृति का कितना महत्व है, हमारे लिए नदियों का कितना महत्व है, हमारे लिए वृक्ष का कितना महत्व है, हमारे लिए हिमालय का अस्तित्व में होना कितना महत्व है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, बाकी चीज़ों के बिना आप रह सकते हैं लेकिन प्रकृति के बिना आप नहीं रह सकते, क्योंकि आपका शरीर, हमारा शरीर पंच तत्व से निर्मित है। पंच तत्व तो रहे सुरक्षित, वो संतुलित रहे, वो सुरक्षित रहे, तब तो हमारा अस्तित्व रहेगा। तो हमको अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। धार्मिक स्थानों को पिकनिक स्पॉट हम ना समझें। और एक विषय ये भी है कि आज का जो विकास है जिसमें हिमालय को पूरी तरह से समाप्त करने की स्थिति है, आप देखेंगे कि बहुत सारे डैम बना दिए गए हैं। ये विचार करना होगा कि जो हमारे पूर्वज थे वो क्या कम समझदार थे? यदि वो कम समझदार थे तो उन्होंने ऐसे स्थान ढूंढ लिए जहाँ भगवान रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बहुत समझदार थे, वो भगवान के घर का पता भी ढूंढ सकते थे। उन्होंने ढूंढ करके बताया कि बद्रीनाथ में चले जाओ, भगवान वहाँ रहते हैं, केदारनाथ में चले जाओ, भगवान वहाँ रहते हैं। इतने समझदार पूर्वज भी उन्होंने नदियों का ये उपयोग नहीं किया, डैम कभी नहीं बनाया, नदियों की धारा को रोका कभी नहीं, पहाड़ के अंदर से छेद कभी नहीं किया। यद्यपि बहुत जानकार थे लेकिन उन्होंने जो हमारा प्राकृतिक नेचुरल स्वरूप है उसमें कभी छेड़छाड़ नहीं किया। तो आज का जो विकास है
वो प्राकृतिक स्वरूप को समाप्त करके, मैंने कहा है कि प्रकृति की बलि दे करके जो विकास दी जा रही है हम लोगों को, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो यहाँ के लोगों को क्या समझाया जा रहा है कि विकास अगर नहीं होंगे तो आप खाएंगे कैसे, रोजी रोटी कहाँ से होगी? विकास का मॉडल यहाँ पे इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों? एनटीपीसी के काम से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो सरकार उसे क्यों बंद नहीं कर रही है? रेलवे का काम हो रहा है, टनल खोदा जा रहा है। जब से ये आपदा आई हुई है सबने देखा हुआ है, आई तो बहुत पहले से है, प्रशासन जब से सतर्क हुए हैं तो तब से भी ये काम चल रहा है। तो इस शहर को बचाने के लिए प्रशासन जो अभी कर रही है, सरकार जो योगदान दे रही है, लगता है कि ये मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं उन? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं ना कि देखिए, रोजगार मिले ये शासन का दायित्व है, उसको निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये किस संविधान में लिखा है कि हमको रोजगार देने के नाम पे हमारे संसाधन को पूरी तरह से आप समाप्त कर दें? देखिए, जो हमारे कहते हैं कि 3 तरह का धन होता है, एक अमृत धन, एक दूध और एक खून, 3 तरह के पैसा होता है। तो अमृत धन उसको कहते हैं, हम लोग देखते हैं व्यवहार में कि जो स्वयं से आकर के कोई चढ़ा दे वो अमृत माना जाता है कि भाई इससे उत्तम कुछ नहीं है। दूसरा धन है दूध, तो जब हमको भूख प्यास लगती है तो हम अपनी माँ से दूध मांग लेते हैं, तो ये दूसरे कैटेगरी का धन। और तीसरा है खून, कि हम अपनी आवश्यकता के लिए किसी का खून चूस लें। तो हमको प्रकृति से किस तरह का धन चाहिए ये देखना पड़ेगा। सर्वोत्तम तो ये हो कि प्रकृति जो हमको देती है वो लें। आप इतना सुंदर वातावरण क्या आपको दिल्ली में या कहीं हरिद्वार में मिल सकता है? तो प्रकृति ये तो दे रही है आपको, उस वातावरण को भी तो, उसको भी तो आप कैश कर सकते हैं, उससे भी रोजगार आप उत्पन्न कर सकते हैं। आप ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों को, ऐसे ऐसे शोधकर्ताओं को बुलाइए जो इस तरह के विशेषज्ञ हों, इस तरह के वातावरण में पर्वत को बचाते हुए क्या अच्छी चीजें की जा सकती हैं वो आप कर सकते हैं। ये देखना होगा हमको कि किस स्थान का क्या, किस स्थान का किस तरह का उपयोग किया जा सकता है। तो किससे आप क्या कर रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं आप हिमालय से यदि बिजली ही पैदा करके ले रहे हैं तो आप बहुत छोटा सौदा है, ये कोई मतलब नहीं। हिमालय से आप ऐसी चीज लीजिए जिससे हिमालय का महत्व बने। यहाँ आकर के लोगों को लगे कि अरे हम हिमालय में आए हैं। बिजली पैदा करने के लिए आजकल बहुत सारी चीजें हैं, कचरा से बिजली पैदा हो रहा है इस देश में, सौर ऊर्जा है, दुनिया भर की चीजें हैं, नए नए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे विधा बना दिए हैं। बिजली पैदा करने के लिए हिमालय को समाप्त करके यदि बिजली पैदा होती है तो हम तो जरूर ये कहना चाहेंगे वैज्ञानिकों से, विद्वानों से, कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हिमालय की शर्त पे, हिमालय को समाप्त करके यदि हमको विकास मिलता है तो क्या हमको वो चाहिए, और क्या वो मिल जाएगा तो हम रह पाएंगे? ये विचार करने की आवश्यकता है।